अभी हाँ जी। हेलो एवरीवन, नमस्कार। नमस्कार। आज गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम बैक टू द वीकली कॉन्वर्सेशन शनिवार की शाम लेखक के नाम। आई एम दीपाली गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ इंदिरा पब्लिशिंग हाउस। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं एक लेखक व मध्य प्रदेश शासन के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री विनोद मुदगल जी, जिन्होंने अपनी कलम से पंडित डीपी मिश्रा जी जैसी शख्सियत से हमें रूबरू करवाया। डीपी मिश्रा जी ने देश की विभिन्न समस्याओं को निपटाने में अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। दर्शकों, आज हम श्री विनोद मुदगल जी द्वारा लिखित पुस्तक डीपी मिश्रा समकालीन भारतीय राजनीति के चाणक्य इस बुक पर चर्चा करेंगे। अब मैं आपको लेखक का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। श्री विनोद मुदगल जी मध्य प्रदेश शासन के एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। इन्होंने प्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोश्यमा चरण दुबे के अंतर्गत अध्ययन कर सागर विश्वविद्यालय से नेतृत्व शासन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की तथा 1 साल विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य भी किया। जब पंडित डीपी मिश्रा सागर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, उस समय ये छात्र नेता थे तथा सागर विश्वविद्यालय छात्र संघ के चीफ एडिटर चुने गए थे। इन्होंने विश्वविद्यालय की पत्रिका का भी संपादन किया, जिसकी प्रशंसा धर्मयुग के तात्कालिक संपादक श्री धर्मवीर भारती ने की तथा जिसका विमोचन हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री अज्ञेय ने किया था। मुदगल जी ने मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न प्रशासकीय स्तरों पर रहते हुए लगभग 30 वर्षों तक सेवा की तथा आदिम जाति कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्य किया। आदिवासी क्षेत्रों में पोषण आहार कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए इनकी सेवाओं का उल्लेख केयर इंडिया नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने 50 वर्ष पूर्ण होने पर अपनी संस्था की स्मारिका में किया। महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत संचालित पोषण आहार कार्यक्रम में सफल क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक ने भी उनके कार्यों की सराहना की। मुदगल जी पंडित डीपी मिश्रा जी से वर्ष 1956 से 1988 तक लगभग 32 वर्ष निरंतर संपर्क में रहे। It's really a great honor to have you today with us. Thank you. Yeah. और यह एक संस्मरणात्मक विवरण है जो समकालीन भारतीय राजनीति के इस चाणक्य के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालता है, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और दर्शकों, जैसे कि हम ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कोई नेटवर्क इशू आए या कोई अदर टेक्निकल प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए आप हमें क्षमा करिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस कार्यक्रम में। तो चलिए आप शुरू करते हैं। तो सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि जैसे कि इस पुस्तक का शीर्षक है डीपी मिश्रा समकालीन भारतीय राजनीति के चाणक्य, तो आखिर क्यों आपने डीपी मिश्रा जी को समकालीन भारतीय राजनीति के चाणक्य कहा है? देखिए, जहाँ तक डीपी मिश्रा और राजनीति का संबंध है, तो मुझे लगता है कि डीपी मिश्रा का राजनीति में जो स्टेचर है वो बहुत कम लोगों को प्राप्त हुआ। जब मैं यूनिवर्सिटी में छात्र नेता था, उस वक्त डीपी मिश्रा सागर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, तो मैंने उनकी एक्टिविटीज को बहुत नजदीक से देखा। वो किस तरह से समस्याओं से डील करते थे, किस तरह का उनका एटीट्यूड रहता था, किस तरह वो विभिन्न समस्याओं को निपटाते थे। उनके व्यक्तित्व ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैंने देखा कि वो जो उनके साथ जो उनके मूल्य थे, जीवन मूल्य थे, वो हमेशा उनके क्रियाकलापों में परिलक्षित होते थे। जैसे वो अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध लड़ने
के लिए हमेशा तैयार रहते थे और हमेशा लोगों को उसकी प्रेरणा देते थे। तो ये उनके व्यक्तित्व का एक प्रमुख अंग था। दूसरा, वो राजनीति में रहते हुए कोई राजनीति से लाभ उठाने का उनका कभी कोई मकसद नहीं रहता था। तो ये भी उनकी बड़ी एक रेयर क्वालिटी थी। और दूसरा ये कि जो वो क्या कहते हैं, जो सत्ता में बैठे लोग या संगठन में जो काफी पावरफुल लोग थे, यदि वो हर जगह दखलंदाजी करते थे तो उसका भी ये विरोध करते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि उनने उस जमाने में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी की भी कई मुद्दों पर आलोचना की। उन्होंने उनके कश्मीर के जो पॉलिसी थी उसकी आलोचना की। चाइना की पॉलिसी पर भी उनने पंडित नेहरू की आलोचना की। और ईस्ट बंगाल के जो हिंदू लोग थे या हैदराबाद स्टेट के जो हिंदू लोग थे, उनके प्रति भी नेहरू जी के जो नीति थी या विचार था उसका भी उनने परीक्षण कर आलोचना की। यहाँ तक कि जो उस वर्ष नेहरू जी के जमाने में पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी, जिसमें नेहरू जी का काफी योगदान था, तो उन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भी इनने आलोचनात्मक लेख वगैरह लिखे। क्योंकि ये जबलपुर में थे उस वक्त, तो ये सारथी और एक शारदा नामक पत्रिका का संपादन करते थे जिसमें ये लेख आए। तो इस तरह से उनका व्यक्तित्व एक अलग ही झलकता है कि वो राजनीति में जनहित के लिए आए, कोई अपने स्वार्थ का इतने उनका 65 वर्ष का राजनीतिक जीवन रहा। और एक भी बात उनके बारे में ऐसी नहीं है जो उनके राजनीतिक कैरियर पर प्रश्न चिन्ह उठा सके। इवन अर्जुन सिंह ने, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, अपनी आत्मकथा में उनके कुछ गुणों की अत्यंत तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उनका जो व्यक्तित्व है वो अकेला है और वो देश की राजनीति को प्रभावित करते रहे। तो डीपी मिश्रा सिर्फ प्रांतीय स्तर के नेता नहीं थे, उनका जो राष्ट्रीय धरातल है उसमें भी उनका बहुत महत्व था। अच्छा, मंगेशकर, मैं जानना चाहूंगी कि आप इस पुस्तक को लिखने के लिए कैसे प्रेरित हुए, इस बारे में कुछ बताएं। मैंने उनका जो भी उनके क्रियाकलाप थे उनको देखा और उनके व्यक्तित्व की जो विशेषताएं थी और उनका देश की राजनीति में जो महत्व था उसको मैंने देखा। ये मैंने किसी नेता में नहीं पाया। उनकी सबसे बड़ी जो खासियत थी कि अत्याचार के विरुद्ध वो लड़े बिना किसी परिणाम की चिंता के, और उनने अत्याचार का विरोध किया। दूसरा, जो जिनका तानाशाही पूर्ण रवैया था राजनीति में या संगठन में, उसका भी उनने विरोध किया। और तीसरी उनकी जो सबसे बड़ी खासियत थी कि उनने राजनीतिक लाभ लेने की कभी कोशिश नहीं की। तो वो देश की राजनीति में ज्यादातर नेपथ्य में रहे। 12 साल तक वो उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई और 12 साल तक वो कुछ नहीं कर पाए। तो इस तरह से उनका व्यक्तित्व अनूठा है और मैं जहां तक समझता हूं कि देश का कोई भी राजनीतिज्ञ उनकी इस संबंध में बराबरी नहीं कर सकता। वाकई सही बताया सर आपने। और सर, जैसे कि पंडित डीपी मिश्रा जी ने किस प्रकार की राजनीति की वकालत की, इस बारे में जानना चाहेंगे आप। डीपी मिश्रा ने, देखिए, राजनीति, उनकी जो राजनीति थी वो मूल्य परक राजनीति थी कि राजनीति में जो मूल्य हो कि हमें क्या करना चाहिए। राजनीति एक सेवा भाव है। राजनीति में जो लोग आते हैं वो जनहित के लिए आते हैं। तो वो इस बात से बहुत वास्ता रखते थे कि भाई जो भी राजनीति में आए वो एक साफ सुथरा ध्येय लेके आए कि मुझे जनहित के कार्य करना है और मैं इसमें अपने आप को समर्पित करता हूँ। जैसे महात्मा गांधी भी राजनीति में आए तो जनहित के कार्य लेके आए। वो बैरिस्टर थे, सूट बूट पहनने वाले थे, मगर जब वो भारत में आए और राजनीति में उनने ज्वाइन की तो जनहित के कार्यों पर उनने अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सबसे पहले गरीब और जो वंचित वर्ग है उसके मुद्दे उठाए
तो राजनीति में आने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि जो परेशान लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जिनके साथ अत्याचार होता है, उनके साथ खड़े होना और उनकी आवाज उठाना, यही वो एक ध्येय था। तो ये उनने किया, डीपी मिश्रा ने। और भले ही उनका इस संबंध में देश के शीर्ष नेतृत्व से भी नाराजगी हो गई, मगर उनने अपने सिद्धांतों पर वो अटल रहे और वो कभी उससे विमुख नहीं हुए। दूसरा, उनने राजनीति में आके उनकी जो विचारधारा थी, उनके जो सिद्धांत थे, उन पर वो कायम हुए। उनने कभी अपने सिद्धांत नहीं बदले कि आज मैं इस डगाल पर हूं, कल मैं उस डगाल पर हूं। तो उनका एक कमिटमेंट था, जिसको अंग्रेजी में हम कमिटमेंट कहेंगे, और वो उसके साथ संलग्न रहे। अब बड़े ताज्जुब की बात है कि जब उन्होंने 1951 में कांग्रेस छोड़ी, तब उस जमाने के कई पार्टी के दिग्गजों ने उनसे संपर्क किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके पास आए और बोले कि आप हमारा जनसंघ के अध्यक्ष हो जाइए, हम आपको लेने को तैयार हैं। तो उन्होंने कहा, भाई मेरे कमिटमेंट दूसरी तरफ है, और मैं अभी आपका जो आप नई पार्टी बना रहे हैं, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। उसके बाद आपके ये जो दूसरे जनसंघ के नेता थे उस जमाने के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने भी मिश्रा जी को अप्रोच किया। बोले आप हमारे संगठन से जुड़ जाइए, हमारे लिए का। तो इस आदमी का इतना महत्व है कि देखिए, विरोधी दल अपना शीर्ष पद देने के लिए तैयार हो गए, उनको अध्यक्ष बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें अपने में से अध्यक्ष बनाने का कोई आदमी उस जमाने में नहीं मिल रहा था। तो मिश्रा जी को प्रस्तावित किया, मगर मिश्रा जी ने बोला, भाई मैं अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार रहूंगा, और मुझे अभी आपकी पार्टी ज्वाइन करने का वो समय नहीं आया है। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि पंडित डीपी मिश्रा जी राजनीति के चाणक्य हैं, तो राजनीति से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए क्या है उनका संदेश? देखिए, डीपी मिश्रा का सबसे बड़ा संदेश ये है कि राजनीति एक सेवा भाव है। तो हमें अपने हितों की चिंता नहीं करना चाहिए। उसमें कष्ट भी हो सकते हैं, आपको परेशानी भी हो सकती है, आप तो सेवा के लिए निकले। और अपने यहाँ कहा भी गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि सबसे बड़ा धर्म हमारा परहित है, गरीब लोगों की सेवा करना, परेशान लोगों की मदद करना, उनकी आवाज उठाना, उनका विकास करना। तो जो अंतिम आदमी है समाज का, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, जो परेशान है, त्रस्त है, तो राजनीति एक माध्यम है, उसके तरह आप उनका सेवा कीजिए। तो खासकर युवा लोग जिनको राजनीति में आना है या राजनीति में कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले अपने सिद्धांत निर्धारित करना पड़ेंगे कि भाई हम अपने स्वार्थ के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, हम कुछ त्याग और तपस्या के लिए आए हैं। और कुछ जो अंतिम आदमी है, जो परेशान है, आदिवासी हैं, हरिजन हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, इनके हित में कार्य करेंगे और इस देश में एक हम परिवर्तन लाएंगे। तो ये उनका सबसे बड़ा संदेश है। और दूसरा है ये कि वो किसी के भी ऊपर अपना मत जबरन हावी करने का विरोध करते थे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो तानाशाही रवैये का भी विरोध करते थे। उनने पंडित नेहरू के तानाशाही रवैये, जैसा कि वो कहा करते थे कि पार्टी में भी उनका वर्चस्व है और सरकार में भी उनका वर्चस्व है, वही एमएलए को टिकट देते हैं, वही चुनाव करते हैं, सब चीजें हैं। तो भाई क्षेत्र के लोगों से सलाह मशविरा करके आपको निर्णय लेना चाहिए। तो इस पर भी उनका पंडित नेहरू से मतभेद था। तो ये भी एक चीज है कि भाई किसी के ऊपर अपने विचार नहीं थोपना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जिसका महात्मा गांधी ने कहा कि पॉलिटिकल गेन, अगर हम राजनीति में हैं, हमने कुछ त्याग किया है, तपस्या किया है, तो हमको राजनीति से फायदा उठाने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। अब आप देखेंगे मध्य प्रदेश का अगर आप राजनीतिक इतिहास देखें तो मैंने अपनी 30 साल की सेवाओं में कम से कम 15 मुख्यमंत्रियों को देखा, और मैं ये कह सकता हूं अपने अनुभव के आधार पर कि डीपी मिश्रा के स्टेचर का कोई भी मुख्यमंत्री मुझे नजर नहीं आया।
इवन अर्जुन सिंह ने अच्छा। उनकी तारीफ की है अपनी आत्मकथा हाँ। में। अर्जुन सिंह ने ओके। उनकी तारीफ की है कि नहीं तो मध्य प्रदेश में ऐसे उदाहरण हैं कि कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए पद का दुरुपयोग किया, या तो जमीन हथिया ली या और कोई वो कार्य कर लिया जिससे लोगों ने उनके ऊपर उंगली उठाई। तो राजनीति इसके लिए नहीं है, राजनीति अपने लिए नहीं है, राजनीति दूसरों के लिए है। इसीलिए ये कहा जाता है कि भाई आप गरीब को देखिए, उसके कष्ट देखिए, आप राजनीति में अपने कष्ट दूर करने के लिए नहीं आए हैं, आपको दूसरे सही के सर। कष्ट दूर करना हाँ, है। जन सेवा करनी है वहाँ पे। तो ये सेवा भाव है। इसी को आप देखिए कि उन्होंने कहा, अपने जो गुजरात के वो भक्त कवि थे नरसिंह मेहता, हाँ। कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। तो राजनीतिज्ञ को ये उद्देश्य लेके चलना चाहिए कि भाई दूसरों की पीड़ा मेरी पीड़ा है। जो महान परंपरा है विश्व की कि पीड़ा, चाहे आप यीशु मसीह को ले लीजिए, वो भी कष्ट, लोगों का कष्ट दूर करने के लिए आए, और साधु संत लोग भी लोगों का कष्ट दूर करने के लिए आए। और उसके बाद आप देखेंगे गांधी, गांधी भी आए, वो भी एक संत परंपरा के थे। उन्होंने कहा भाई राजनीति, मेरी तो राजनीति ये है कि मैं गरीबों की भलाई करूंगा और मैं इसी पर कायम रहूंगा, और वो मरते दम तक कायम रहे उन्होंने। तो और भारतीय राजनीति को काफी उन्होंने प्रभावित किया, जबकि वो नेहरू जी के बारे में कहते थे कि इनकी विचारधारा बहुत कुछ अंग्रेजियत भरी है। और वो ये कहते थे गांधी कि मेरे कैंप में नेहरू एकमात्र अंग्रेज हैं और बाकी सब हिंदुस्तानी हैं, मगर यही एकमात्र अंग्रेज है। तो ये, और तो आप देखिए डीपी मिश्रा का कि वो 1920 में पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ संलग्न थे। उनके राजनीति में लेने का उन्होंने उस वक्त प्रारंभ कर दिया था। उस वक्त ये 25 साल की उम्र में थे, और ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1926 में चुनाव लड़े खंडवा से। मोतीलाल नेहरू इनके चुनाव प्रचार के लिए खंडवा आए थे, तो ये उनके संपर्क में रहे। फिर उसके बाद ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आए। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये इंदिरा गांधी के संपर्क में आए। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में पंडित डीपी मिश्रा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो उस वक्त देश की केंद्रीय राजनीति के एक स्तंभ माने जाते थे, और उन्होंने उस जमाने के भारत के 16 चीफ मिनिस्टर में से 9 चीफ मिनिस्टर को इंदिरा गांधी के पक्ष में कर लिया था। अब आप सोचिए कि कैसे उनके विचारों से लोग प्रभावित होते थे, क्योंकि उनका स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं था। तो इसलिए उनकी बात बहुत वजनदार होती थी। और इंदिरा गांधी ने तो उनकी सलाह को इतना महत्व दिया कि दिल्ली से जबलपुर के बीच में टेलीफोन की हॉटलाइन डलवाई, और वो प्राय हमेशा देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर इनकी सलाह लिया करती थी। उन्होंने, उनकी इतनी श्रद्धा थी इनके प्रति कि इनकी जब आंखें खराब हो गई तो उन्होंने केंद्रीय शासन के खर्च पर इनके वो आंखों के इलाज के लिए अमेरिका भेजा, जिसमें लाखों रुपए केंद्र सरकार ने खर्च किया। और तो वो इस तरह के नेता थे, जबकि वो किसी पद पे नहीं थे। जब वो इंदिरा गांधी के संपर्क में आए तो वो किसी पद पे नहीं थे, इस तरह के नहीं, क्योंकि वो कमिटमेंट था कि मैं पद पर रहूं या न रहूं, मैं काम करता रहूंगा। ये सबसे बड़ी उनकी चीज थी। तो मैं सोचता हूं आज नेता सोचता हमको महत्व नहीं दिया जा रहा, हमारी बात नहीं। अरे भाई, आप जिस कमिटमेंट से आए आप अपना काम करते रहो, आप अपने बारे में क्यों सोचते हो कि मेरा कुछ क्यों नहीं हो रहा। तो आपको यहाँ कुछ प्राप्त नहीं होगा, आपको बहुत यानी हो सकता है अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़े आपको। तो वो भी यानी वो एक तरह से, अब मैं अगर गीता को कोट करूं कृष्ण को, वो कहते भाई कर्म करना तेरा धर्म है, परिणाम कुछ भी हो उससे तू चिंतित नहीं हो, और सुख और दुख में तू अंतर मत कर, तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो उनका चरित्र कुछ बहुत मुझे ऐसा लगा, इसीलिए मैंने प्रेरित होके कि इस व्यक्तित्व को देश में ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, हिंदी में उनके बारे में कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो मैंने
जानकारी एकत्रित की और हिंदी में अपनी राष्ट्रभाषा के माध्यम से एक पुस्तक तैयार की। और मैं चाहता हूं कि हिंदी भाषी लोग इसको पढ़ें और उनका जो भी पत्र व्यवहार है, जो भी उनने उस जमाने में लोगों से किया, वो सब दिल्ली में नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा है। लोग उसको देखें, अध्ययन करें कि उनकी क्या विचारधारा थी। अपन देखते हैं कि बहुत सी चीजें आज सच होने पर आ रही हैं। कश्मीर से धारा 370 अलग कर ली गई है, तो इनने उस वक्त क्या कहा था उस नीति के बारे में, कश्मीर के बारे में क्या कहा, चाइना के बारे में इनने क्या कहा था, हैदराबाद राज्य के बारे में क्या कहा था। तो ये इनका बहुत महत्व है। इसलिए मैंने ये इस तरह से एक पुस्तक की, और मैं चाहता हूं कि जो राजनीति के शोधकर्ता हैं, अन्य छात्र हैं, वो भी इनके बारे में अध्ययन करें और कुछ ऐसी सामग्री लोगों के सामने प्रस्तुत करें जिससे इस महान व्यक्तित्व के चरित्र पर प्रकाश पड़ सके और लोग मार्गदर्शन लें इनसे कि उनने कैसे किया, हम क्या कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज। हाँ सर, वाकई आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है और जो स्टूडेंट्स रिसर्च वर्क में है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपने बुक में लिखा है, बहुत जो जानकारी आपने दी है। हाँ। तो जैसे कि आपने बताया कि डीपी मिश्रा जी अपने सिद्धांतों में बहुत ही अडिग रहते थे और अटल रहते थे, तो मैं जानना चाहूंगी कि किस प्रकार वो अपने सिद्धांतों पर राजनीति में अटल रहते थे। देखिए, एक तो वो जो काम करना चाहते थे वो उसमें लगे रहते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा के तो नहीं कहना चाहिए उसको, एक राजनीति नामा में लिखा है अपनी किताब, उसमें जो है उनका लिविंग एन एरा करके उनका जो है किताब, तो उसमें उन्होंने लिखा कि मेरा राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं था, मैं तो साहित्यिक व्यक्ति था। उनने कृष्णायन करके कृष्ण के ऊपर एक वो काव्य भी लिखा है। तो मैं साहित्यिक व्यक्ति था, मैं राजनीति में गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर आया। तो गांधी के आंदोलन से जो प्रभावित होगा तो उसमें भी वो गांधी जैसा संत भाव तो रहेगा ही, नहीं तो क्यों प्रभावित होगा। और गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित जितने भी लोग थे वो सब बहुत भयंकर त्याग करने वाले थे। उनने देश के लिए, मानवता के लिए बहुत बड़ा त्याग किया, अपना पूरा सर्वस्व निछावर कर दिया। आप देखेंगे वो गांधी की परंपरा त्याग की इतनी आगे बढ़ी कि नेहरू परिवार के 2 सदस्यों ने, 2 प्रधानमंत्रियों ने अपने जीवन की आहुति दे दी इस देश के लिए। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वो देश के लिए मर गए, उनने अपना कुछ नहीं समझा। जबकि आपको मालूम होगा कि इंदिरा गांधी को लोगों ने जब वो एक्शन हुआ था सलाह दी थी कि आप अपने जो अंगरक्षक हैं उनको बदल दीजिए, तो उनने कहा मैं अपने देशवासियों पर शक नहीं कर सकती, भले ही मेरे प्राण चले जाएं। और उनने नहीं बदला और उनके प्राण गए। और उनने उड़ीसा में जो भुवनेश्वर में उनकी लास्ट पब्लिक मीटिंग थी, उसके बाद उनकी हत्या हो गई। उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक इस देश की सेवा में लगी रहूंगी, और वो लगी रही। राजीव गांधी ने भी इस देश के लिए त्याग किया। तो इन लोगों में ये देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी थी। वही देशभक्ति की भावना हमको डीपी मिश्रा में भी परिलक्षित होती है। तो उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं, देश के लिए करते रहे, भले ही उन्हें अपमान का सामना करना पड़े। और एक स्थिति ये सिद्धांतों पर मध्य प्रदेश का उदाहरण दूं, जब वो मुख्यमंत्री थे तो कुछ एमएलए का चुनाव होने वाला था, तो कुछ सामंतवादी ताकतें उनके पास अपनी अपनी लिस्ट लेकर आ रही थी। तो एक सामंतवादी शक्ति उनके पास अपनी लिस्ट लेकर आई और उनसे बोला कि आप इन लोगों को टिकट दिलवाइए दिल्ली से। तो उन्होंने कहा भाई टिकट दिलवाने का मेरा काम नहीं, टिकट दिलवाना तो उनके कार्य के ऊपर निर्भर करेगा, और हमारी और आपकी पसंदगी से टिकट नहीं मिलते। वो तो क्या जनता की सेवा लोग कर रहे हैं, क्या क्या है इस पर से टिकट मिलेगा।
तो सही है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा मुझे मंजूर है, और दूसरे दिन वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, उनकी सरकार पलट दी गई। और ओके। सौभाग्य से उस वक्त मेरा पोस्टिंग भोपाल में ही था। ओके। तो मैं इनसे मिलने गया, ये निशात मंजिल में रहते थे, मुख्यमंत्री का निवास तब निशात मंजिल था। तो मुझे पता लगा कि उनने वो बंगला खाली कर दिया है और वो सर्किट हाउस में पहुंच गए हैं। तो मैं सर्किट हाउस पहुंचा, तो वहां उनके पीए मुझे मिले। तो वो उनने बताया कि भाई वो मिश्रा जी ने वो सरकारी आवास खाली कर दिया है, सरकारी गाड़ी वापस कर दी है, और जितना स्टाफ था सब वापस कर दिया है, सब सामान पीडब्ल्यूडी को लौटा दिया है, और फिएट टैक्सी में अब वो यहाँ वहां भोपाल में घूम रहे हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो आदमी जिस शहर में मुख्यमंत्री रहा हो वो किराए की टैक्सी में घूमे, वो सर्किट हाउस में रहे, तो उनने सुविधा और असुविधा में कोई फर्क नहीं किया। वो गीता के परफेक्ट वो स्कॉलर थे कि मान अपमान में मैं शांत रहूंगा, मगर ध्येय से मैं पदच्युत नहीं होऊंगा। ये सबसे बड़ी मिसाल है। आज आपको ऐसे उदाहरण ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। तो उनके प्रति ये पुस्तक लिखकर मैंने अपनी एक श्रद्धांजलि दी है। हो सकता है कि बहुत सी बातें उनके बारे में रह गई हों जिनको मैं उजागर नहीं कर सका, मगर मोटी मोटी बातें मैंने जो मेरी समझ में आई मैंने उजागर करने की कोशिश की। और मैं चाहता हूं कि इस तरह की जो मूल्य परक राजनीति है, जो स्वार्थ परक राजनीति नहीं, फायदे परक राजनीति नहीं, सेवा और मूल्य परक जो राजनीति है, वो उसका प्रकाश वर्तमान राजनीति में आए, जिससे सब लोगों का भला हो और सब लोग विकास की प्रक्रिया में भाग ले सकें, किसी के साथ अत्याचार ना हो, कोई किसी के ऊपर अपने विचार जबरन न ला दे, और सबको विकसित होने की सुविधा मिले, अत्याचारों का एक तरह से समाप्त हो और सब लोग खुशहाल रहें, यही एक कामना। हाँ सर। तो जैसे कि आपने लगभग 32 वर्ष आप डीपी मिश्रा जी के साथ बिताया है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके क्या अनुभव रहे उनके साथ में। तो कुछ रोचक किस्से हम सुनना चाहेंगे सर। उस वक्त मैं छात्र था सागर विश्वविद्यालय का, जब ये वहां वाइस चांसलर थे। तो दीक्षांत समारोह होने वाला था। उस दीक्षांत समारोह में जो मुख्यमंत्री चांसलर था, तो डॉक्टर काटजू मुख्यमंत्री थे, वो चांसलर की हैसियत से सागर आए थे, और कॉन्वोकेशन की तैयारियां चल रही थी। हम लोग स्टेज के पास ही खड़े थे। तो डॉक्टर काटजू आए और डीपी मिश्रा के कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, द्वारका प्रसाद, राजनीति ने हमको निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। तो डीपी मिश्रा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, तो हम लोग भी सब मुस्कुरा उठे कि देखिए इन लोगों में किस तरह से वो वार्तालाप हो रहा। तो गालिब का शेर उन्हें मिश्रा को सुना दिया। तो एक और वाकया है जो इनके महत्व को बताता है कि इनका व्यक्तित्व कितना विशाल था। एक दूसरा कॉन्वोकेशन था, उसमें तत्कालीन वित्त मंत्री सीडी देशमुख, जो आईसीएस ऑफिसर भी रह चुके थे, वो उस कॉन्वोकेशन में आए थे। तो स्टेज पर कुर्सियां रखी हुई थी, तो जो कॉन्वोकेशन में दीक्षांत समारोह में बीच की चेयर थी, वो मुख्य अतिथि के लिए होती थी। तो देशमुख ने मिश्रा जी से निवेदन किया कि आप बीच की कुर्सी पर बैठें। तो मिश्रा जी ने बोला, नहीं, मैं बीच की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, वो कुर्सी तो आपके लिए है, आप मुख्य अतिथि हैं। बोले नहीं नहीं आप बैठिए। बोले मैं नहीं बैठूंगा। तो फिर अंत में देशमुख साहब उस कुर्सी पर बैठे, क्योंकि डीपी जब मध्य प्रदेश और बरार के, जब नागपुर में राजधानी थी, गृह मंत्री थे, तब सीडी देशमुख आईसीएस अफसर होने के नाते उनके विभाग में सचिव थे। बाद में सीडी देशमुख वो वित्त मंत्री बने भारत सरकार के। तो उन्होंने अपनी श्रद्धा और सम्मान के लिए
बीच की कुर्सी इनको सौंपना चाहिए थी, जो इन्होंने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया कि नहीं, मेरे लिए नहीं है वो कुर्सी। तो इस तरह से उनकी महानता थी, इस तरह से वो करते हाँ, रहे। समझ गई। जी। तो सर उनकी कौन सी विशेषता है जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? उनकी सबसे बड़ी विशेषता जो उनका योगदान संपूर्ण मानव जाति के लिए है, और जो विश्व में महान विभूतियां हो गई हैं या देश में भी जो महान विभूतियां हो गई हैं, वो ये है कि अत्याचार के विरुद्ध लड़ना, अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाना और परिवर्तन लाना, यानी उससे घबराना नहीं, क्योंकि ये कठिन मार्ग है, कांटे भरा मार्ग है, क्योंकि आप किसी दबी आवाज को उठाएंगे तो काफी विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोग अभ्यस्त नहीं है, लोग तो अत्याचार करने के अभ्यस्त हैं, तो मिटाने वाले को ज्यादा महत्व नहीं देंगे। तो ये सबसे बड़ा उनका संदेश है जो। और सर फिर इसी पुस्तक में काफी रोचक तथ्य हैं कि जैसे सागर का अंग्रेज एसपी डीपी मिश्रा जी को गिरफ्तार करने आया और भोपाल में बने सचिवालय का नाम वल्लभ भवन रखा गया। तो इन तथ्यों के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? देखिए, वो जो सागर में उस जमाने में ब्रिटिश शासन काल था, तो एसपी अंग्रेज थे, तो पंडित डीपी मिश्रा सागर आए हुए थे, तो इन्होंने उस वक्त ये नागपुर में रहा करते थे, तो इनने सागर में एक पब्लिक मीटिंग ली। तो पब्लिक मीटिंग समाप्त होने के बाद इनको पता लगा कि सागर के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उस जमाने में कलेक्टर को डिप्टी कमिश्नर बोलते थे, उनका एसएन मेहता आईसीएस अफसर थे जो सागर के डिप्टी कमिश्नर थे, उनने इनको लंच के लिए दूसरे दिन बुलाया है। तो हाँ, तो अब आप देखिए, एक ऑफिसर एक नेता को लंच के लिए बुलाता है, यानी दोनों का देखिए कितना, क्योंकि दोनों अपने अपने सिद्धांतों पर अटल है कि अच्छी चीज, मैं अपनी मित्रता के कारण उनको लंच पर बुला रहा हूं। और डीपी मिश्रा भी इसलिए गए कि भाई वो मेरा सम्मान कर रहे हैं, बुला रहे हैं, भले ही वो गवर्नमेंट जॉब में है और मैं नेता हूं, मगर इससे उनको कोई डर नहीं था, क्योंकि कुछ खोट ही नहीं था, दोनों के मन में कुछ खोट नहीं था, तो क्यों करें। तो वो गए वहां, तो बैठे हुए थे, दोपहर की बात थी, उनकी पत्नी भी बैठी थी डिप्टी कमिश्नर साहब की। इतने में अंग्रेज एसपी भड़बड़ाता हुआ आया और उसने चपरासी को बोला कि मैं डिप्टी कमिश्नर से इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, मैं बताता हूँ। तो वो चपरासी आया, उसने मेहता साहब डिप्टी कमिश्नर को बताया कि साहब एसपी साहब आए हैं, आपसे तत्काल मिलना चाहते हैं। तो वो आ गए, तो वो जो एसपी था वो काफी ऊंची आवाज में बोलने लगा, क्योंकि ये इंडियन ऑफिसर थे एसएन मेहता और वो अंग्रेज अफसर। तो मेहता साहब ने उसको बोला कि भाई जोर से बोलने की आपको जरूरत नहीं है, वो डीपी मिश्रा को मैंने लंच के लिए इनवाइट किया है, वो बाजू में बैठे हुए हैं, ये बात सुन रहे होंगे, और दूसरा आप उनको यहाँ से बिना मेरी परमिशन के अरेस्ट नहीं कर सकते। तो वो भी सोचा कि ये भाई गलत चीज है, ऐसा जब तक डिप्टी कमिश्नर परमिशन नहीं देगा तो मैं अरेस्ट कैसे करूंगा। तो वो चला गया, बाद में उसने अपनी गलती महसूस की। तो हुआ ये था कि डीपी मिश्रा ने जो सागर में पब्लिक मीटिंग ली थी, उसमें उनने अपने भाषण में बोला था कि बर्लिन के जो गटर हैं वो बकिंघम पैलेस से ज्यादा अच्छे व्यक्ति प्रोड्यूस करते। तो उसमें बकिंघम पैलेस का नाम आ गया, तो वो अंग्रेज एसपी को बहुत बुरा लगा, तो वो इनको अरेस्ट करने के लिए पहुंच गया। तो इस तरह का वाकया था। आप देखिए कि यानी उनको अरेस्ट भी नहीं किया जा सका जबकि ब्रिटिश शासनकाल था। तो डीपी मिश्रा ने फिर उनको डिप्टी कमिश्नर को बोला कि आप ये परेशानी आप मेरे लिए क्यों आपने ली। बोले इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, ये लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा मेरा ट्रांसफर ये लोग कर देंगे सागर से मुझे और कहीं भेज देंगे। और बाद में ये हुआ कि सागर से उनका ट्रांसफर राजस्थान के कोटा कर दिया अंग्रेज प्रशासन ने,
और वो कोटा हाँ। चले गए। तो इस तरह का वो एक चीज हुई। और दूसरा, जहां तक आप कहती हैं वल्लभ भवन, वल्लभ भाई पटेल जैसा कंट्रीब्यूशन यानी जो यानी फील्ड में दिखे, जमीन पर नजर आए, शायद विश्व में बहुत कम लोगों का है। एक आदमी जो उनकी बराबरी कर सकता है वो जर्मनी का बिस्मार्क है, जिसने जर्मनी में रियासतों का यूनिफिकेशन किया और जर्मनी को एक संघ के रूप में उसने बनाया। वही चीज वल्लभ भाई पटेल ने 565, अब आप संख्या देखिए, 565, एक दो नहीं, देशी रियासतों को भारतीय संघ में विलय कर दिया। और उनने कुछ ऐसी रियासतों को भी विलय किया जो मिलना नहीं चाहती थी। उदाहरण के लिए हैदराबाद, अंग्रेजों ने रियासतों को यह विकल्प दिया था कि भाई आप चाहे तो भारत में मिले, चाहे तो पाकिस्तान में मिले, चाहे तो स्वतंत्र रहें। तो हैदराबाद वालों ने बोला हम स्वतंत्र रहेंगे। अब आप देखिए, अपने क्षेत्र से लगा एक स्वतंत्र देश और हो तो कैसी स्थिति हो। तो वल्लभ भाई पटेल को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, तो सब स्टेट मिली है तो हैदराबाद को भी मिलना होगा। तो उनने अपनी जो भी कार्रवाई की, आप देखेंगे कि उस वक्त जो होम मिनिस्टर था उसका फौजों पर कोई कंट्रोल नहीं था, मगर वल्लभ भाई पटेल ने जनरल जे.एन. चौधरी को ऑर्डर दिया। देखिए, डिफेंस सेक्रेटरी का ऑर्डर नहीं, होम मिनिस्टर का ऑर्डर कि आप हैदराबाद पर हमला कीजिए और हैदराबाद को कंट्रोल कर लीजिए। तो फौजें वहां से चली साउथ में, हैदराबाद पहुंची और हैदराबाद को कंट्रोल कर लिया। तो इस तरह के नेता हुए हैं जो देश की अखंडता के लिए जिनने इस तरह के कार्य किए। तो इनके बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी होना चाहिए कि किसने कैसे क्या किया। इसी परिप्रेक्ष्य में मिश्रा जी कि जो भी उनने गतिविधियां की हैं उसकी थोड़ी बहुत जानकारी आगे आने वाली पीढ़ी को देना बहुत जरूरी है। और उन जैसे अन्य भी जो नेता है, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो मिश्रा जी सरदार वल्लभ भाई पटेल से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि जो हैदराबाद के निजाम थे इनका काफी भूभाग अंग्रेजों के भी कब्जे में था, जिसको बरार कहा जाता था। बरार एक्चुअली निजाम का राज्य था, मगर वो अंग्रेजों के पास था, अंग्रेज उसका कंट्रोल करते थे। तो उस जमाने में सीपी और बरार का जो गवर्नर नियुक्त होता था उसमें निजाम को भी कंसल्ट किया जाता था कि भाई आपकी राय से हम गवर्नर कर रहे हैं, आप पसंद करते हो कि नहीं, क्योंकि निजाम का काफी हिस्सा अंग्रेज लोग गवर्न करते थे। तो जब ये देश स्वतंत्र हुआ तो ये यहाँ के जो लोग थे बरार के, वो जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो उनकी ज्यादातर सिंपैथी हैदराबाद के प्रति थी, तो वो हैदराबाद में मिलना चाहते थे। डीपी मिश्रा उस वक्त गृह मंत्री थे नागपुर में, मध्य प्रदेश और बरार के। तो इनने काफी चुस्त व्यवस्था कर रखी थी बरार में कि जिससे वहां कोई उपद्रव न हो, वहां के लोग वहां न जाएं, वहां से लोग इधर ना आए। तो उनने पूरी बॉर्डर सील कर दी थी कि निजाम की फौजें भी नहीं प्रवेश कर सकती, न बरार से कोई आदमी वहां। तो इस तरह से उनने कंट्रोल किया था। तो उससे सरदार वल्लभ भाई पटेल को हैदराबाद पर एक्शन लेने में भी काफी आसानी हुई, क्योंकि बरार एरिया में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। तो ये वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित थे। तो जब ये सत्ता में आए मध्य प्रदेश में, तो इनने सेक्रेटेरिएट का नाम वल्लभ भवन रखा, जो आज तक चल रहा है। उसके सामने जो वल्लभ भाई की मूर्ति लगी है वो डीपी मिश्रा ने लगाई थी। हिंदुस्तान में समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में पहली वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति उन्हीं ने लगवाई थी, और आज भी हम उसको देख सकते हैं। आज भले ही प्रधानमंत्री ने वल्लभ भाई पटेल की सैकड़ों मीटर ऊंची मूर्ति गुजरात में लगवा दी है, जो अमेरिका की वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ज्यादा ऊंची वल्लभ भाई। और वल्लभ भाई पटेल राजनीति से ऊपर थे, उन्होंने देश के लिए काम किया, किसी दल के लिए काम नहीं किया। ये लोग अमर हैं, ये किसी दल से नहीं। इसीलिए आप देखेंगे
कि आज भी जो दल सत्ता में है वो वल्लभ भाई पटेल की तारीफ करता है। वो वल्लभ भाई पटेल की तारीफ नहीं, देश के लिए उनने अखंडता के लिए क्या किया उनके कार्य की तारीफ करता है। पार्टी से कोई मतलब नहीं, ये सबसे बड़ी चीज है। आपने बहुत हाँ, महत्वपूर्ण जानकारी दी सर वाकई में। यानी देश के नागरिकों को, यानी देश हित के बारे में सोचना चाहिए। जो मिश्रा जी कहते थे, अगर देश हित नहीं है तो उसका विरोध करना चाहिए था, अत्याचार का विरोध करना चाहिए। अनावश्यक दखलंदाजी हमको नहीं करना चाहिए, किसी के काम में रोड़े नहीं अटकाना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, अच्छे कामों में सहयोग देना चाहिए। दूसरा, राजनीति में रह के खुद लाभ उठाना, किसी दूसरे को लाभ पहुंचाना, ये विचार कभी आना ही नहीं चाहिए। डीपी मिश्रा ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि राजनीतिक लाभ उठाने का विचार मेरे मन में कभी आया नहीं, मैंने तो देश को समर्पित कर दिया था अपने आप, जो कुछ भी हो। तो ये बलिदानी परंपरा के लोग रहे राजनीति में, राजनीति से फायदा उठाने की परंपरा वाले लोग नहीं रहे। हाँ। ये इन्होंने देश के लिए कुछ किया, इसीलिए इनकी बारे में लोग आज भी जानने को उत्सुक हैं। और इस तरह की चीजें हमारे देशवासियों को बताना चाहिए कि इन लोगों ने क्या क्या किया, ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो भ्रमित ना हो, कहीं सही रास्ते पर चले और इस देश का विकास हो, नागरिकों के दुख दर्द दूर हो, अत्याचारों पर कंट्रोल किया जा सके। यही सत्ता का उद्देश्य होना चाहिए। आपसी वैमनस्यता नहीं, एक दूसरे की छीछाले दर नहीं, ये देश और राष्ट्र सबसे बड़ा होना चाहिए। यानी इस राष्ट्र के विकास में सबकी भागीदारी होना चाहिए। जो अभी प्रधानमंत्री ने नारा दिया कि सबका सहयोग होना चाहिए राष्ट्र के विकास में, सब लोग कार्य करें, एक आदमी नहीं करेगा। जब सब मिलके कार्य करेंगे तो एक बहुत बड़ी ताकत आएगी, एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। अकेला कुछ नहीं, कहते ना अपने यहाँ मुहावरा है कि अकेला चना भाड़ में अकेला चना डालो तो वो नहीं फूटता नहीं है, जब तक कि कई चने ना डालो तब वो खिलते हैं। तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसको बोलते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वो अपने देश का आज दूसरा मिश्रा जी एक चीज और कहा करते थे कि भाई धर्म को राजनीति से अलग कर देना चाहिए। राजनीति एक दूसरी चीज है, राजनीति लोगों के विकास की बात करती, राजनीति धर्म की बात नहीं करती। क्योंकि जो आपने अभी कहा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी है इस देश में, अनेक धर्म है, अनेक मत हैं, अनेक मतांतर हैं, अनेक भाषाएं हैं। तो हमें इन चीजों में नहीं उलझना, हमें यूनिटी, देश की यूनिटी सर्वोपरि है और ये सर्वोपरि रहेगी। जिस दिन इसका विनाश होगा उस दिन देश और राष्ट्र खत्म हो जाएगा। तो हमको इसको संभाल के रखना है। हमें कोई बात ऐसी नहीं करना जिससे धार्मिक उन्माद फैले। हमने 47 में देख लिया, धार्मिक उन्माद का बंटवारा हो गया। तो ये जो जहर है, जहर के बीज ये फिर से नहीं पनपना चाहिए कभी भी। जिसको इंदिरा गांधी ने कहा सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्म जो हैं वो हमारे लिए एक हैं, हम किसी विशेष धर्म के नहीं। और इसीलिए डीपी मिश्रा कहा करते थे कि भाई हमारे यहाँ तो एक साधु संत सूफियों की परंपरा रही। आप देखेंगे सूफी वो हिंदुस्तान की संस्कृति में इतने घुल मिल गए, जैसे मोहम्मद जायसी पद्मावत लिख दिया साहब एक प्रेम का। तो ये सूफी संत जो लोग थे ये भी जाति पाति धर्म वर्म के बारे में कुछ नहीं कहते। इनकी मजारों पर आज भी सब तरह के लोग आते हैं, सभी धर्मों के आते हैं, सभी विचारधाराओं के आते हैं। यानी निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर लिखा है जो चाहे सो आवे। सूफी संत थे वो, तो जो चाहे सो आवे। और उनने कभी किसी वर्ग विशेष को महत्व नहीं दिया। वो तो कहा करते थे, एक बार अमीर खुसरो उनके भक्त थे, जो निजामुद्दीन औलिया हैं। तो अमीर खुसरो सोल्जर भी थे। तो वो मुगल फौज में, गयासुद्दीन तुगलक का राज्य था दिल्ली में, तो वो फौज में लड़ने गुजरात गए हुए थे। तो गयासुद्दीन तुगलक ने बोला, वो इनसे नाराज था निजामुद्दीन औलिया से, कि तुम उसको बोल देना क्या नाम से
निजामुद्दीन औलिया को कि मेरे दिल्ली पहुंचने के पहले वो दिल्ली से चला जाए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तो ये अमीर खुसरो लौट के आए तो बड़े उदास थे। तो वो निजामुद्दीन ने पूछा सूफी संत ने कि भाई तुम क्यों उदास हो? बोले साहब एक ऐसी चीज है जो मैं आपको बताना नहीं चाहता। उन्होंने कहा नहीं बताओ। बोले वो जो सुल्तान है गयासुद्दीन तुगलक, उसने ये आदेश दिया है कि आप उसके यहाँ दिल्ली पहुंचने के पहले दिल्ली छोड़ के चले जाएं, नहीं तो बहुत बुरा हो। तो बस तो गयासुद्दीन वो निजामुद्दीन औलिया बोले बस इसी कारण तू उदास है। उसको कह दो गयासुद्दीन तुगलक को कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। तो वो गयासुद्दीन दिल्ली नहीं आ पाया। गुजरात में इतना भयंकर तूफान आया कि वो जो उसके टेंट के खंबे थे उसके ऊपर गिर पड़े और वो वहीं मर गया। तो इस तरह का चीज तो ये लोग सत्ता परक लोग नहीं थे, ये लोग लोगों की भलाई कि भाई ये क्या है कि फलाना यहाँ नहीं रहेगा, तुम मेरे विचारों से सहमत नहीं इसलिए मैं भग जाऊं, या तुम मेरे को सूली पर चढ़ा दो। इसके लिए थोड़ी है मानवता। भाई मानवता के जो संदेश है, जो यीशु ने दिया, जो तथागत ने दिया, जो महावीर ने दिया, जो गांधी ने दिया, यहाँ तो परंपरा रही। सैकड़ों ऐसे नाम है जो इस पर, तो अपन को भी उस परंपरा में जुड़ना है। अपन को कोई अलग ऐसी परंपरा कायम नहीं करना है जो हमें कहे कि ये सब चंगेज खां है या तुगलक हैं, ये जिनका काम ही है अराजकता पैदा करना। हम एक व्यवस्था में है, हमें उस व्यवस्था को मजबूत करना है। हमें सर्व धर्म संभाव की भावना को फैलाना, सब लोगों का सम्मान करना है और सबको साथ लेके चलना है, तभी इस देश का विकास होगा। हाँ, तो सर मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने ये बुक इंदिरा पब्लिशिंग हाउस से पब्लिश कराई है, तो आपका कैसा अनुभव रहा इंदिरा पब्लिशिंग हाउस के बारे में? मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। खासकर मैं मनीष गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैंने एक दो बार उनसे फोन पर बात भी की कि जो मेरे जितने भी मित्र थे सब सीनियर सिटीजन हैं, सब 80+ हैं आज की तारीख में। तो मैंने ये किताब उन लोगों को भेजी तो उनने कहा भाई इस किताब का गेटअप, इस किताब का टाइप इतना सुंदर है कि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, और इसका जो कलेवर है, जो सजावट है, वो बहुत प्रभावित करने वाली है। और हमारी तरफ से पब्लिशर को आप धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने इतनी अच्छी पुस्तक हम लोगों के हाथों में दी। तो मैंने मनीष को टेलीफोन पर एक दो बार ये बताया भी था कि भाई आपके गेटअप की, आपके जो टाइप की बहुत से लोग तारीफ कर रहे हैं। दूसरा, इस किताब को छपवाने में मुझे कई बार ऑफिस के संपर्क में आना पड़ा, तो जो स्टाफ था वहां का, उनने प्रूफ रीडिंग बाकी कामों में मेरी बहुत मदद की, मेरा सहयोग किया और मेरा मार्गदर्शन भी किया कि सर इसको ऐसा कर लें, वैसा कर लें। खासकर पारुल जो अब आपके उसमें कार्यालय में नहीं है, उन्होंने भी काफी मेरे को मदद की और किताब के प्रकाशन को आगे बढ़ाया। दूसरा, ये आपका वैशाली, इनसे भी मुलाकात होती थी, इनने भी बहुत इसके उसमें सहयोग दिया और किताब काफी जल्दी पब्लिश हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी प्रकाशित हो जाएगी और ऐसा। तो पूरे स्टाफ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपने भी इतनी सुंदर बातें मुझसे पूछी और बहुत सी चीजें जो मैं कहीं बता नहीं पाया था, मैंने आपको बताई और वो उजागर की कि इस तरह का दृश्य कभी हुआ करता था। तो मैं आपका भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। समस्त इंदिरा पब्लिशिंग हाउस के प्रति भी मेरी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। सर एक प्रश्न है कि जनजाति कल्याण विभाग में काम करने में मिश्रा जी के सिद्धांतों से कहाँ तक मदद मिली? देखिए, जनजाति का ये है कि अपने जैसे हिंदुस्तान में जो समाज है वो मोटे रूप से 3-4 उसमें बटा हुआ है। अच्छा। हाँ, उनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जनजाति का और अनुसूचित जातियों का है। अच्छा।
ये लोग सैकड़ों साल तक विकास की धारा से अलग से रहे। अब जैसे जनजातियों का है, तो जैसे नाम से स्पष्ट है कि ये जंगलों में रहते रहे, इनका सभ्यता से कोई निरंतर संपर्क नहीं रहा, तो इनकी बहुत सी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन्हें गरीबी से मुक्त कराना है। गरीबी से मुक्त कराने के लिए इनके पास पर्याप्त आय के साधन होना चाहिए, इनके पास खेती बाड़ी होना चाहिए, और जैसे ये वनों में रहते हैं तो जो वनोपज है, वनोपज का इनको उचित मूल्य दिया जाना चाहिए। तो सरकारें आती रही हैं, मिश्रा जी के टाइम में भी इनकी भलाई के लिए बहुत काम हुआ, इनको शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत काम हुआ, शासकीय सेवाओं में इनको प्रतिनिधित्व देने के लिए काफी काम हुआ, और ये जनजातियां काफी आगे बढ़ी। आप देखेंगे अभी भी मध्य प्रदेश में ऐसी कुछ जनजातियां हैं जो बहुत ही निचले स्तर पर हैं, जिनके विशेष विकास की आवश्यकता है। इन जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति कहा जाता है, जो अभी भी यानी जंगलों में रह रही हैं, विभिन्न समस्याएं हैं, खाने पीने की समस्या है, रहने की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, पोषण आहार की समस्या है। अभी आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में एक बैगा जनजाति है, वो विशेष पिछड़ी जनजाति है, उसकी महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह पोषण आहार के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि उनका पोषण स्तर इतना कमजोर है कि उनको तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं कुपोषण के कारण। तो सरकार उनकी मदद कर रही है। दूसरी एक और जनजाति है जो छिंदवाड़ा जिले में, जिसको भारिया कहते हैं, वो भी, उनमें भी काफी विकास किए जाने की आवश्यकता है। तो ये इस तरह से जनजातियों के विकास में मिश्रा जी ने जो कहा था कि भाई अत्याचार, अनाचार, भेदभाव ना हो, सबको सुविधाएं मिले, राजनीति का तंत्र ऐसा हो कि उनकी आवाज सुनी जाए। उनको क्या आवश्यकताएं हैं, खाने की आवश्यकता है तो खाना मुहैया कराया जाए। अब आप देखिए कि हमारे देश में ये खाने की एक प्रमुख समस्या है। आपने देखा होगा कि आज भी 80 करोड़ लोग भारत में ठीक तरह से भोजन नहीं पा रहे हैं। तो उनको प्रधानमंत्री अन्न योजना में आप देखेंगे कि निःशुल्क अनाज वितरण किया जा रहा है, 50-50 किलो फ्री में अनाज दिया जा रहा है। तो ये देश की ऐसी समस्या है, जिसको निपटाने में हर आदमी को आगे आना चाहिए, हर आदमी को सहयोग करना चाहिए कि भाई ये तो बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, इसका हम कैसे निराकरण करें। ऐसा नहीं है, ये तो कार्य करने से होगा। उनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाए, उसके निराकरण के लिए एक स्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, और उसमें कितना कार्य हुआ इसका मूल्यांकन किया जाए। हमको पता तो लगे कि हमने क्या क्या किया और कहाँ अभी हमको करना है। तो इसी प्रक्रिया से हमारे देश का विकास होगा और जनजातियों का भी विकास होगा। और अगर जनजातियों का विकास होता है तो धीरे धीरे जो मुख्य धारा से उनमें अलग होने की टेंडेंसी है, जो आज से 25-30 साल पहले बस्तर में नहीं थी। आज बस्तर का जो नक्शा हम देख रहे हैं, मैं बस्तर में घूमा हूँ, अबुझमाड़ एरिया में गया हूँ, जहाँ आज जाना मुश्किल है लोगों का, इतना वहाँ विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी जाते नहीं है, डरते हैं। तो ये जनजाति इलाकों में जो अशांति है, इसके बारे में भी लोगों को सोचना चाहिए कि सामाजिक क्या सरोकार है, हमें क्या करना चाहिए, ये लोग क्यों हमसे नाराज हैं, क्यों असंतुष्ट हैं। तो इसका अध्ययन कराया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय वगैरह जो हैं उनको इस तरह के प्रोजेक्ट लेना चाहिए कि ये आसपास की समस्याओं का अध्ययन करें छात्र लोग, और एक डॉक्यूमेंट सरकार के सामने प्रस्तुत करें कि साहब हमने ये समस्याएं देखी। इससे दो फायदे होंगे, एक तो सरकार को विकास की नई दिशा मिलेगी, दूसरा आपकी जो नई पीढ़ी है जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ रही है, वो देश की समस्याओं से परिचित हो सकेगी, और जब वो उनमें से भी अगर राजनीति में आते तो वो भी निराकरण में कुछ मदद कर सकेंगे। यानी कमिटेड लोग राजनीति में आएंगे, ये नहीं कि उनके पिताजी सरपंच हैं तो वो उनकी पत्नी भी सरपंच हो गई या उनका वो हो गया। जिसमें काम करने की इच्छा है वही आएगा, क्योंकि अनिच्छा पूर्वक जो आएगा तो वो दूसरे काम करेगा, जिस काम के लिए आया है वो छोड़ के वो दूसरे काम में
संलग्न हो जाएगा। ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमारी नई पीढ़ी को इस देश के विकास में हमको भागीदार बनाना होगा। देश की समस्याओं से उनको परिचित कराना होगा। देश के जो महान नेता और व्यक्तित्व हुए हैं उनके बारे में उनको बताना पड़ेगा। जैसे अब दीनदयाल उपाध्याय, वो हमेशा कहा करते थे कि भाई सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी अंतिम व्यक्ति है जिसकी कोई सुनवाई नहीं, तो जिसका कोई सुनता ही नहीं है, वो चुपचाप हाथ जोड़ के खड़ा है, तो उस व्यक्ति को विकास में भागीदार बनाना होगा, तब इस देश का सही विकास होगा। गांधी जी भी कहा करते थे कि स्वराज का मतलब ये है कि जो गांव में रहने वाला सबसे कमजोर व्यक्ति इस स्वराज का लाभ ले सके, अन्यथा स्वराज का कोई मतलब नहीं। तो आज 70-75 साल हो रहे हैं हमको स्वतंत्र हुए, तो हमें समस्याओं को गंभीरता से लेना होगा, और गंभीरता से लेना पर्याप्त नहीं है, उनके निदान के लिए कार्य करना होगा। और उनके निदान के लिए कौन कार्य करेगा? ऐसी लीडरशिप इस देश में डेवलप करना पड़ेगी जो आत्मसमर्पण की हो, जो देश के लिए हो, अपने लिए ना हो। जिस तरह से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, इस तरह के लोग फिर आएंगे, तब इस देश का फिर से नवनिर्माण हो सकेगा। हाँ सर, एक प्रश्न पूछा था आपसे राम सुंदर श्रीवास्तव जी ने। जी हाँ। तो मैं सोचती हूँ उनको उत्तर मिल गया होगा जो वो जानना चाह रहे थे आपसे। तो हाँ। अब मैं आपका और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों के सहयोग से ही यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। और हमारे ऑथर डिस्कशन प्रोग्राम्स, बुक लॉन्चेस या लिटरेरी इवेंट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें, एंड इसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे फिर एक नए ऑथर के साथ व एक नई पुस्तक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार। नमस्कार।